जब मैं बात कर रहा था, ये एक तो एलएच क्या करेगा, एफएसएच के साथ मिलेगा और यहाँ से उस ओवरी से, यानी कि यहाँ एलएच और एफएसएच मिलेंगे और ओवरी से एस्ट्रोजन निकाल देंगे। ठीक है जी। एक तो ये काम। दूसरा, मैंने आपको भी बताया, मैंने अभी अर्ज की कि एफएसएच क्या करता है, यहाँ पर फॉलिकल पड़ी होती है, उनमें से किसी एक फॉलिकल का इंतखाब करके उसकी मेचुरेशन करवाता है, उसको बड़ा भी करवाता है, उसकी साइज है ना, उसका साइज बड़ा हो जाता है, उस फॉलिकल का साइज आम फॉलिकल से बड़ा हो जाता है क्योंकि उसकी डेवलपमेंट होती है। तो जिस फॉलिकल का साइज बड़ा होता है यानी कि उसकी मेचुरेशन हो रही है। देखो, मैंने सारी फॉलिकल छोटे साइज की बनाई और एक फॉलिकल बड़े साइज की, ये वाली फॉलिकल मैंने बड़े साइज से बना दी। और बाद में इसमें क्या होता है, इसमें एग भी प्रोड्यूस होता है। ये मैं एग को येलो कलर से दिखा रहा हूँ। ठीक है। अरे, येलो कलर तो नजर ही नहीं आ रहा, थोड़ा येलो। ठीक है, ये एग है येलो कलर का। तो अब फिर क्या होगा, जब ये मुकम्मल तौर पर एग मैच्योर हो जाएगा तो फिर क्या होगा, ये फॉलिकल फट जाएगी। ठीक है। तो फॉलिकल फटेगी तो एग बाहर निकल आएगा, ओवरी से बाहर निकल आएगा एग। एग कहाँ जाएगा ये हम आगे पढ़ेंगे, ये इस टॉपिक का स्कोप नहीं है, यहाँ पर नहीं पढ़ाना आपको मैंने कि एग कहाँ जाएगा। एग बाहर निकल गया, लेकिन एलएच क्या करता है, एलएच एक तो ये फॉलिकल को फटने में और एग को बाहर निकालने में मदद देता है, एक पहली बात। दूसरा, एलएच क्या करेगा, ये जो बाकी रह जाएगी पीछे, ठीक है, यानी कि फॉलिकल रह जाएगी विदाउट एग, यही हुआ ना, पीछे फॉलिकल तो रह गई। ठीक है। वो उस फॉलिकल को हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है। उस कॉर्पस ल्यूटियम को येलो कर देता है ये एलएच, उसका रंग ही येलो कर देता है। ठीक है। और उससे फिर जो बाकी रह गई है उससे फिर क्या करता है ये, एक हार्मोन निकलवाता है जिसको हम कहते हैं प्रोजेस्टेरोन। ठीक है जी, प्रोजेस्टेरोन। तो ये एलएच के तीन काम है, एक तो ये एलएच एफएसएच के साथ मिलकर एस्ट्रोजन निकालता है, फिर एलएच जब फॉलिकल मैच्योर हो जाती है इसमें से, इसको फाड़ कर इसमें से एग निकालता है। तीसरे नंबर पर एलएच क्या करता है, ये जो बाकी पीछे फॉलिकल रह गई फटी हुई, इसको इस पर एक्ट करके इसमें से प्रोजेस्टेरोन निकलवाता है। ठीक है, ये सारे काम है इसका। एलएच वर्क्स विद एफएसएच टू स्टिमुलेट एस्ट्रोजन प्रोडक्शन सिक्रीशन, यही लिखा था ना एफएसएच के साथ मिलकर एस्ट्रोजन की सिक्रीशन करवाता है। और दूसरा नंबर पे क्या करता है, रप्चर ऑफ मेच्योर फॉलिकल, और क्या है, मेच्योर फॉलिकल को फाड़ता है ताकि उसमें से एग निकल जाए। एग को हम ओवम भी कहते हैं, ठीक है, फीमेल के एग को ओवम भी कहते हैं। इट ऑल्सो काजेज द ल्यूटिनाइजेशन ऑफ द लेटर, यानी कि ये क्या करता है कि ये फॉलिकल की ल्यूटिनाइजेशन भी करता है, यानी कि उसका कलर येलो करवा देता है। ये लिखा हुआ है टर्निंग येलो, ल्यूटिनाइजेशन का मतलब ही टर्निंग येलो। और फिर क्या करता है, प्रोलैक्टिन के साथ मिलकर, ये देखो प्रोलैक्टिन ऊपर लिखा हुआ था ना, प्रोलैक्टिन एलएच के साथ, प्रोलैक्टिन के साथ मिलकर वो जो फटी हुई फॉलिकल थी जिसको इसने येलो कर दिया, उसको उसमें से प्रोजेस्टेरोन रिलीज करवाता है। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन रिलीज करवाता है। ठीक है। वो जो फटी हुई फॉलिकल थी उस, जो कि अब येलो हो गई है, उसको हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम या कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है। इसको हम आगे भी बहुत तफसील से पढ़ेंगे, अभी तक जितनी समझ आई उतना आप याद रख सकते हैं। आईसीएसएच इन द मेल, यानी कि आई एलएच का दूसरा नाम होता है आईसीएसएच, लेकिन सिर्फ मर्दों में ये नाम यूज करते हैं, मेल्स में आईसीएसएच को, नाम को। और ये यहाँ पर इंटर इस आईसीएसएच का मतलब है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इसका भी नाम में लिखा हुआ है कि ये क्या करेगा, मेल्स में इंटरस्टिशियल सेल्स की स्टिमुलेशन करवाएगा। ये मर्दों में क्या करेगा, स्टिमुलेट्स द इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ द टेस्टिस टू सक्रीट टेस्टोस्टेरोन। मर्दों में आप इतना सिर्फ अभी ये तक याद रख रहे हैं कि ये टेस्टोस्टेरोन
स्क्रीट करवाएगा, बनवाएगा, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन की सिक्रीशन करवाता है ये एलएच। ये एलएच और आईसीएसएच एक ही चीज का नाम है, तो मर्दों में टेस्टोस्टेरोन की सिक्रीशन करवाता है, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन टेस्टोस्टेरोन मर्दों के लिए, मर्दों का सेक्स हार्मोन है, और एस्ट्रोजन फीमेल्स के लिए सेक्स हार्मोन है, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन का भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के भी बहुत सारे फंक्शन हैं। ये सारे हम फंक्शंस जो हैं वो कुछ इसी चैप्टर के आखिर पे पढ़ेंगे, कुछ अगले चैप्टर में रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे बहुत तफसील से, ठीक है। तो हमने यहाँ पर, अगर मैं चूंकि ये बड़ा ही कम्प्लेक्स, क्योंकि छोटा सा करके लिख दिया सारा कुछ इकट्ठा ही। ये खत्म हो गया, हाँ ये खत्म हो गया। तो ये अगर मैं इसको, मैं सिर्फ ये गोनाडोट्रोपिक हार्मोन को दोबारा से रिवाइज करवा दूँ, तो ये है कि हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलता है जिसको हम कहते हैं जीआरएच, ठीक है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। जब वो जाकर पिट्यूटरी पर एक्ट करता है, तो पिट्यूटरी से आगे दो हार्मोन निकलते हैं, एफएसएच और एलएच। एलएच का दूसरा नाम है आईसीएसएच। एफएसएच फीमेल्स में क्या करता है, फॉलिकल्स की स्टिमुलेशन करवाता है और उनके अंदर एग बनवाता है। और दूसरा काम क्या करता है एफएसएच के, ओवरी के साथ ओवरी पर अटैच होकर एस्ट्रोजन बनवाता है। एलएच क्या करता है फीमेल्स में, एलएच क्या करता है, एलएच उसी फॉलिकल को जो बन गई एफएसएच ने जिसकी डेवलपमेंट करवाई, उसी फॉलिकल को फाड़कर उसमें से एग बाहर निकलवा देगा। दूसरे नंबर पर जो पीछे फॉलिकल फटी हुई रह गई, उस पर एक्ट करके उसमें से प्रोजेस्टेरोन बनवाएगा, जिसको हम कॉर्पस ल्यूटियम भी कहते हैं, यानी कि वो जो फटी हुई फॉलिकल को हम कॉर्पस ल्यूटियम भी कहते हैं, उसमें उस पर एक्ट करके प्रोजेस्टेरोन बनवाएगा। तीसरे नंबर पर एफ एस एल एच जो है वो एफ एस एच के साथ मिलकर पूरी अवधि से एस्ट्रोजन भी निकलवाएगा। तीन बातें हो गई, एल एच के तीन काम हो गए। एक और बात कि एलएच का जो ये काम है, जिसमें वो कॉर्पस ल्यूटियम के ऊपर एक्ट करके प्रोजेस्टेरोन बनवा रहा है, इसमें इसका साथ प्रोलैक्टिन भी देता है, ठीक है। और प्रोलैक्टिन, अब प्रोलैक्टिन की बात करें तो प्रोलैक्टिन जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाला एक हार्मोन है, जो कि निकलता रहता है आमतौर पर। लेकिन ये बंद कैसे होता है, जब हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन आता है, पीआईएच, या प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, जिसका दूसरा नाम है डोपामिन। तो जब ये हाइपोथैलेमस से डोपामिन आएगा, तो ये प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन कम कर देगा, रोक देगा। नहीं तो डोपामिन अगर नहीं आएगा तो प्रोलैक्टिन निकलता रहेगा। और प्रोलैक्टिन के दो काम है, प्रोलैक्टिन एक तो प्रोजेस्टेरोन के साथ मिलकर कॉर्पस ल्यूटियम पर एक्ट करके प्रोजेस्टेरोन बनवा रहा है, और दूसरा इसका काम क्या है कि ये मिल्क, ब्रेस्ट से मिल्क की प्रोडक्शन करवा रहा है, ठीक है। मेल्स में एफएसएच क्या काम करता है, मेल्स में एफएसएच जो होता है, ये टेस्टिस की जर्मिनल एपिथेलियम पर एक्ट करके उनसे स्पर्म बनवाता है, ठीक है। मेल्स में एफएसएच ये करता है। और एलएच क्या करता है मेल में, मेल में एलएच जो है, ये इसका दूसरा नाम मेल्स में आईसीएसएच है, तो ये इंटरस्टिशियल सेल से टेस्टोस्टेरोन बनवाएगा, ठीक है। इनको हम आगे भी पढ़ेंगे, अभी के लिए इतना काफी है। आगे आ गया मीडियन लोब, यानी कि पिट्यूटरी के हमने तीन लोब्स की बात की थी चुके, तो इंटीरियर लोब, मीडियन लोब और पोस्टीरियर लोब, ऐसा ही था। तो मीडियन लोब से सिर्फ एक ही हार्मोन निकलता है, जिसको हम कहते हैं एमएसएच, मिलेनोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये वो हार्मोन है जिससे औरतें बहुत नफरत करती हैं, क्योंकि ये रंग काला करता है, रंग काला करता है, ठीक है। कैसे रंग काला करते हैं वो मैं बताता हूँ। ये एक पिक्चर है, ठीक है। क्या इसमें आपको पता है कि यहाँ पर ऊपर हाइपोथैलेमस है, और नीचे पिट्यूटरी, और दरमियान में एक इन्फंडिबुलम है, ठीक है, ऐसा ही है। तो एमएसएच हार्मोन जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है, एमएसएच, मिलेनोफोर, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ से एमएसएच, ठीक है, एमएसएच निकलता है। असल में होता कुछ यूं है कि हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन आएगा जिसको हम कहते हैं, इस हार्मोन को मैंने नाम बोल के है,
एक मिनट गूगल कर लो। अगर हम इसको, अगर मैं आपको इसको थोड़ा सा सिंपलिस्टिक वे में पढ़ाना चाहूँ तो मैं चाहता हूँ कि पहले हम इसको थोड़ी सी इसकी ये ये पढ़ लें। इस इनहिबिशन ऑफ सेक्रीशन इज कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस जो है वो बेसिकली इसकी एमएसएच की सेक्रीशन को इनहिबिट करता है। ठीक है, यानी कि एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से एक हार्मोन आता है, निकलता है, जिसको हम कहते हैं एमएसएच। ठीक है, तो यही हमने पढ़ा मेलानोफॉर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये काम क्या करता है मैं अभी बताता हूँ ये क्या काम करता है। ठीक है, अलबत्ता ये डार्कनिंग ऑफ स्किन करवाता है, ये कैसे करवाता है मैं अभी बताता हूँ। लेकिन हाइपोथैलेमस जो है वो इसकी सेक्रीशन को रोकता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस, यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि हाइपोथैलेमस इसकी सेक्रीशन को रोकता है। अलबत्ता इसमें थोड़ा सा मसला ये है इसको समझाने में, कि इसको समझाने के लिए आपको ये बताना पड़ेगा कि आपको पता है ना कि हाइपोथैलेमस से, मैं एक और पिक्चर मेरे पास है, मैं उससे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, चलिए। हाँ यही बात है, चलिए ये है। ठीक है, ये पिक्चर मैं आपको पहले भी कल बता चुका हूँ। इसमें आपको पता है कि कोर्टिसोल है जो, इसमें मैं अगर पिक्चर को ऊपर से नीचे एक दफा दोबारा रिवाइज करवा देता तो ताकि आपको समझ लगे। देखो, हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलता है जिसको हम कहते हैं सीआरएच, कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये इंटीरियर पिट्यूटरी पर एक्ट करेगा तो इंटीरियर पिट्यूटरी से निकलेगा एसीटीएच, एड्रीनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रीनो कोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन एड्रीनल ग्लैंड्स पर जाकर एक्ट करेगा तो एड्रीनल ग्लैंड से कोर्टिसोल निकलेगा, एड्रीनलिन निकलेगा। ठीक है, ठीक है जी, यानी कि कोर्टिसोल निकलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर यही है, तो कोर्टिसोल निकलेगा। अब जब कोर्टिसोल के लेवल्स कम हो जाएंगे, कोर्टिसोल के लेवल्स कम हो जाएंगे तो क्या फीडबैक देगा हाइपोथैलेमस को? पॉजिटिव फीडबैक जाएगा, यही मैंने कल बताया था ना, कि हाइपोथैलेमस को पॉजिटिव फीडबैक जाएगा। यानी कि हाइपोथैलेमस जो है वो सीआरएच को बढ़ाएगा। यहाँ पर मसला पता क्या है? मसला ये है कि जो मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि सीआरएच जो है वो जिस कंपाउंड से बनता है हाइपोथैलेमस के अंदर, सीआरएच जिस कंपाउंड से बनता है वो इतना बड़ा कंपाउंड होता है। ठीक है, इस ये जब टूटता है ना ये कंपाउंड ऐसा दरमियान से, तो इसका ये हिस्सा जो है ये सीआरएच बनता है। ये बेसिकली हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन के अंदर हो रहा है। ठीक है, एक एक कंपाउंड है जिसको हम कहते हैं पीओएमआर। तो हाँ, इसकी फुल फॉर्म याद करने की आपको जरूरत नहीं। अलबत्ता ये समझ रहे हैं कि ये कंपाउंड जब टूटता है दरमियान से तो इससे एक तो सीआरएच बना। ठीक है, तो जब कोर्टिसोल कम हुआ तो हाइपोथैलेमस ने सीआरएच बढ़ाया, तो वो ज्यादा पीएम पीओएमआर को ज्यादा तोड़ेगा ना, सिंपल सी बात, ताकि सीआरएच ज्यादा बने, ताकि सीआरएच ज्यादा बने। लेकिन ये जो दूसरा कंपाउंड है, ये जो दूसरा बाकी हिस्सा रह गया, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? ये तो सीआरएच तो पिट्यूटरी पर जाएगा तो आगे से एसीटीएच इंक्रीज करवाएगा ना, ऐसा ही हुआ। लेकिन ये जो दूसरा कंपाउंड रह गया है, ये जब इंटीरियर पिट्यूटरी पर जाएगा तो पिट्यूटरी से पता क्या निकलेगा? पिट्यूटरी से निकलेगा एम एस एच, मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब लगी समझ? ठीक है, एक ये बात, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी ऐसी कंडीशन है जिसमें कोर्टिसोल कम हो जाए
उसमें एसीटीएच तो बढ़ता ही बढ़ता है। सीआरएच चूंकि बढ़ा है तो एसीटीएच भी बढ़ता ही बढ़ता है। और उसके साथ साथ ये एमएसएच भी बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि सीआरएच जिस कंपाउंड से मिल टूट कर बना है, वो आधा आधा कंपाउंड जब जाकर इंटीरियर प्यूटर पर एक्ट करेगा तो एमएसएच बढ़ेगा ना, एमएसएच बढ़ जाएगा। तो सीआरएच तो बढ़ेगा बढ़ेगा, साथ में एमएसएच भी बढ़ेगा। सीआरएच जाके एसीटीएच बढ़ाएगा, एमएसएच भी बढ़ाएगा। सीआरएच चूंकि हाइपोथैलेमस से निकल जाएगा और पिट्यूटरी पर जाकर एक्ट करेगा। और क्या करेगा? पिट्यूटरी पर जाकर एक्ट करेगा तो क्या बढ़ाएगा? सीआरएच एसीटीएच ज्यादा करेगा ना, सीआरएच जो है वो एसीटीएच ज्यादा करेगा। तो जो बाकी ये आधा हिस्सा रहेगा, जब ये पिट्यूटरी पर जाकर एक्ट करेगा तो ये एमएसएच बढ़ा देगा। ठीक है। इसमें आपकी बुक में ये मुझे इतना ज्यादा समझाने की क्यों जरूरत पड़ी, आपकी बुक में ना एक लफ्ज लिखा हुआ है एडिसन डिजीज का। ठीक है, एडिसन डिजीज का। एडिसन डिजीज में क्या होता है वैसे तो? एडिसन डिजीज में ये जो एड्रीनल ग्लैंड है ना, ये वाला जो एड्रीनल ग्लैंड है, ये तबाह हो जाता है। ठीक है। एड्रीनल ग्लैंड बेसिकली हम आगे पढ़ेंगे भी, ये किडनी के ऊपर पड़े होते हैं। ठीक है। तो ये खराब हो जाते हैं एडिसन डिजीज। ये मैं अभी आपको दिखाता भी हूँ कि एडिसन डिजीज कहाँ लिखा हो। तो एडिसन डिजीज में जब ये खराब हो जाते हैं एड्रिनल ग्लैंड, तो जब सोचो ये एड्रिनल ग्लैंड खराब हो गए, तो कोर्टिसोल क्या होगा? कम होगा या ज्यादा होगा? खुद सोचो। कोर्टिसोल कम ही हो जाएगा ना, क्योंकि एड्रिनल ग्लैंड ने कोर्टिसोल पैदा करना, तो कोर्टिसोल कम हो जाएगा। जब कोर्टिसोल मुसलसल कम रहेगा, तो कोर्टिसोल कम रहने से दिमाग को तो यही सिग्नल जाएगा कि कोर्टिसोल कम है, मुझे सीआरएच बढ़ाना चाहिए। यही होगा ना। तो जब वो सीआरएच बढ़ाएगा तो एसीटीएच भी बढ़ जाएगा। अब एसीटीएच जाके देखेगा एड्रिनल तो है ही नहीं, तो फिर क्या होगा? एसिडिटी जितना भी बढ़ जाए, कोर्टिसोल कम ही रहेगा। तो इस तरह कोर्टिसोल के कम रहने से सीआरएच और एसिडिटी बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता जाएगा, कम नहीं होगा। ठीक है, कम हो ही नहीं सकता किसी तो, क्योंकि ये जब तक कोर्टिसोल बढ़कर इसको नेगेटिव फीडबैक नहीं ना देगा, जैसे ये दे रहा है यहाँ से बढ़कर नेगेटिव फीडबैक, ये कम नहीं करेगा। ठीक है। एडिसन डिजीज में यही मसला होता है कि एसीटीएच और सीआरएच बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है। एक तो ये है। दूसरा, एडिसन डिजीज में हमें पता है कि सीआरएच जब बढ़ेगा, जब सीआरएच बढ़ेगा तो साथ में ये साथ वाला कंपाउंड भी तो बढ़ेगा ना, ये वाला। और ये साथ वाला कंपाउंड पिट्यूटरी पर जाकर एमएसएच भी बढ़ा देगा। ठीक है। तो सिर्फ सीआरएच नहीं बढ़ता, ये एमएसएच भी बढ़ जाता है एडिसन डिजीज। और एमएसएच क्या करता है? अब मैं एमएसएच पर आता हूँ। एमएसएच जो होता है ये, एमएसएच का मतलब है मिलेनोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये जाकर मिलेनोसाइट पर एक्ट करता है। मिलेनोसाइट बेसिकली सेल्स होते हैं स्किन में, जो कि रंग काला करते हैं, जो कि पिगमेंट पैदा करते हैं काले रंग का, जिसकी वजह से स्किन का रंग गंदमी हो जाता है, काला हो जाता है। तो ये मिलेन एमएसएच जाकर मिलेनो कुछ सेल्स पर एक्ट करेगा और उनसे एक पिगमेंट बनवाएगा, उससे एक रंग बनवाएगा काले रंग का। ठीक है। तो इसी वजह से एडिसन डिजीज में रंग भी काला हो जाता है। ठीक है। तो एमएस अब अब एक और बात है, और वो ये है कि जब स्किन पर धूप पड़ती है ना, फिर भी जब स्किन पर धूप पड़ती है फिर भी इंटीरियर पिट्यूटरी से ऑटोमेटिकली, जब स्किन पर धूप पड़ती है तो इंटीरियर पिट्यूटरी से ऑटोमेटिकली ही एमएसएच बढ़ता है, जिसकी वजह से ये मेलानोसाइट पर एक्ट करता है, और जिसकी वजह से मेलानोसाइट से एक पिगमेंट बनता है जिसको हम कहते हैं मेलानिन। मेलानिन, वो काला रंग का जो काला रंग है ना, उसको हम कहते हैं मेलानिन। ठीक है। जो सेल है जिस पर एमएसएच एक्ट करेगा, जो सेल है उसको हम कहते हैं मिलेनोसाइट। ये मैं लिख रहा हूँ उसका नाम। ठीक है। MELANOSITE ठीक है। मिलेनोसाइट पर एमएसएच जाकर किस पर एक्ट करेगा? मिलेनोसाइट पर। और मिलेनोसाइट चूंकि सेल है, इनमें से एक पिगमेंट बनेगा, पिगमेंट यानी पी से, उस पिगमेंट का नाम होगा मेलानिन। जैसे हमें पता है ना, पिगमेंट जो होता है वो हमेशा किसी न किसी खास कलर का होता है। ठीक है। जैसे हमें पता है क्लोरोफिल भी एक पिगमेंट है, वो किस रंग का होता है? हरे रंग का। तो ये भी एक पिगमेंट है और ये काले रंग का होता है। तो ये मेलानिन बनवाएगा, जिसकी वजह से पूरी स्किन का कलर ही काला हो जाए। ठीक है। अब अब हमें ये पता चला कि एमएसएच दो तरीकों से बढ़ता है। एक तो जब स्किन पर धूप पड़ती है, और एक जब कोर्टिसोल कम होता है। ठीक है, ये दो तरीकों से। ठीक है, ये आपने याद रखना।
देखो ये लिखा हुआ है कि एक्सटर्नल लाइट गवर्न्स इट्स सिक्रीशन, यानी कि एक्सटर्नल लाइट जब स्किन पर पड़ती है तब इसकी सिक्रीशन एमएसएच की बढ़ जाती है। मोर सिक्रीशन इन प्रेगनेंसी स्टिमुलेट मेलानोसाइट इन स्किन टू प्रोड्यूस ब्राउन पिगमेंट मेलानिन विच डार्कन द स्किन। प्रेगनेंसी में भी ये हार्मोन ज्यादा बनता है। बेसिकली प्रेगनेंसी में कोर्टिसोल भी ज्यादा बनता है। कोर्टिसोल ये देखो, प्रेगनेंसी में भी यही मैकेनिज्म यूज हो रहा है। प्रेगनेंसी में कोर्टिसोल ज्यादा बनना होता है, बॉडी को कोर्टिसोल की ज्यादा जरूरत होती है। तो जब बॉडी को कोर्टिसोल की ज्यादा जरूरत होगी तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, ज्यादा सीआरएच बनाएगा। तो सीआरएच जब बनेगा ज्यादा तो साथ में एक और कंपाउंड भी बनेगा जो एंटीरियर पिट्यूटरी पर जाकर एमएसएच बनवा देगा। ठीक है, ऐसा ही होगा ना, ऐसा ही मैंने बताया था ना। तो सीआरएच जैसे ही आप यही समझ लो, जब सीआरएच ज्यादा बनेगा ना तब एमएसएच भी ज्यादा ज्यादा बने। ठीक है, आप ये समझो। तो जब कोर्टिसोल की ज्यादा जरूरत होगी तो सीआरएच ज्यादा बनेगा, और सीआरएच ज्यादा बनेगा तो एमएसएच भी ज्यादा बनेगा, और एमएसएच ज्यादा बनेगा तो स्किन काली हो जाएगी। इसी वजह से प्रेगनेंसी में चूंकि कोर्टिसोल ज्यादा बनना होता है, इसकी ज्यादा जरूरत होती है, तो सीआरएच ज्यादा बनता है, साथ में एमएसएच भी ज्यादा बनता है, जिसकी वजह से एमएसएच ज्यादा जाकर मेलानोसाइट पर एक्ट करता है और उनसे ज्यादा मेलानिन बनता है, जिसकी वजह से काली हो जाती है स्किन। फीमेल्स प्रेगनेंसी में काली हो जाती है। एक और उसने लिखा हुआ है एक्सेस एमएसएच इज secreted इन एडिसन डिजीज, ये लिखा हुआ है वो लाइन, जिसके बारे में मैं आपको सुना एक्सप्लेन किया है यार। हाँ ठीक है, ये देखो एडिसन डिजीज को लेबल कर रहा हूँ। तो मैंने बताया ना एडिसन डिजीज में क्या होता है, कोर्टिसोल वो कह रहा है कि एक्सेस एमएसएच इज secreted इन एडिसन डिजीज, वन ऑफ द सिम्टम ऑफ विच इज डार्कनिंग ऑफ स्किन, के एडिसन डिजीज में भी रंग काला हो जाता है। तो एक्सेस एमएसएच कैसे पैदा होता है, बेसिकली एडिसन डिजीज में जो एड्रिनल ग्लैंड जो है ये बिल्कुल तबाह हो जाते हैं, जिसकी वजह से कोर्टिसोल बिल्कुल कम हो जाता है। कोर्टिसोल कम होता है तो हाइपोथैलेमस को लगता है कोर्टिसोल कम है तो मुझे ज्यादा सीआरएच बनाना चाहिए। जब वो ज्यादा सीआरएच बनता है तो ज्यादा एमएसएच भी बनता है, और जब एमएसएच ज्यादा बनता है तो वो मिलेनोसाइट पर जाकर ज्यादा एक्ट करता है, और मेलानोसाइट पर जब ज्यादा एक्ट करता है तो ज्यादा मेलानिन बनता है, जब ज्यादा मेलानिन बनता है तो रंग काला हो जाता है। ठीक है, तो एडिसन डिजीज की एक सिम्टम ये भी है कि उसमें रंग काला होता है। मीडियन लोब से सिर्फ एक ही हार्मोन है जिसको ये एमएसएच है। ठीक है, अब आ गया पोस्टीरियर लोब। पोस्टीरियर लोब मैं खत्म करके फिर ये वाला लेक्चर कंप्लीट करूंगा, फिर हम अगले लेक्चर में थायराइड ग्लैंड पढ़ेंगे। पोस्टीरियर लोब के बारे में एक बात मैंने आपको कल भी बताई थी, और वो मैं आज दोबारा से रिवाइज करवाऊँ कि बच्चे जो हैं वो पोस्टीरियर लोब के बारे में एक गलत चीज अपने दिमाग में रखते हैं, और वो ये है कि जैसे एंटीरियर लोब से हमने देखा कि कुछ हार्मोन निकलते हैं यहाँ पे, ऐसा ही है। और वो हार्मोन जाके एंटीरियर लोब पर एक्ट करते हैं और एंटीरियर लोब से मजीद फिर कुछ हार्मोन निकलते हैं, ऐसा ही है। ऐसा ही है, पोस्टीरियर लोब में ऐसा नहीं है। पोस्टीरियर लोब में से अपना हार्मोन कोई नहीं निकलता, हाइपोथैलेमस खुद हार्मोन बनाएगा और वो यहाँ पर स्टोर करेगा, यहाँ पर। ठीक है, पोस्टीरियर, और फिर यहाँ पर बेसिकली, और फिर जब सिग्नल आएंगे, ब्रेन से सिग्नल आएगा, हाइपोथैलेमस में सिग्नल आएगा, और सिग्नल के जरिए इसको स्टिमुलेट करेगा और फिर वही हार्मोन बाहर निकल ही जाएगा। तो यानी कि पोस्टीरियर लोब जो है वो खुद से कोई हार्मोन नहीं बनाता, ये बेसिकली हाइपोथैलेमस का बने हुए हार्मोन को ही स्टोर करता है। तो वो कौन से दो हार्मोन है जो कि यहाँ पर स्टोर होते हैं, वो एक है एडीएच, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया था, और एक है ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ये दो हार्मोन है जिसको हाइपोथैलेमस स्टोर बनाता है पहले, फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर करवाता है, और फिर नर्व इम्पल्स भेजकर इसको रिलीज करवाता है। जब भी उसे जरूरत होती है फिर वो नर्व इम्पल्स सिग्नल भेजता है नर्व इम्पल्स की फॉर्म में और रिलीज करवा देता है। ठीक है जी, जबकि एंटीरियर पिट्यूटरी में ऐसा नहीं है। एंटीरियर, देखो यहाँ से रिलीज पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जो हार्मोन रिलीज हो रहा है उसके लिए जो हाइपोथैलेमस से सिग्नल आ रहा है वो नर्व इम्पल्स की फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, लेकिन एंटीरियर पिट्यूटरी में जब कोई हार्मोन रिलीज करवाना होता है तो हाइपोथैलेमस से जो सिग्नल आता है वो केमिकल की फॉर्म में आता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर एंटीरियर पिट्यूटरी से एसीटीएच रिलीज करवाना है, एसीटीएच, तो हाइपोथैलेमस से कौन सा हार्मोन आएगा, कौन सा हार्मोन आएगा जी, सीआरएच है। ठीक है, सीआरएच आएगा, भाई भाई सीआरएच आएगा। ये सीआरएच जो है एंटीरियर पिट्यूटरी पर एक्ट करेगा और एंटीरियर पिट्यूटरी से एसीटीएच, तो एंटीरियर पिट्यूटरी पर केमिकल्स आकर एक्ट करते हैं, जबकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी पर नर्व इम्पल्स के थ्रू इसको रिलीज करवाया जाता है।
चलेंगे। पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी secretes फॉलोइंग हार्मोन। यहाँ पर इसने secrete का वर्ड यूज किया। secrete का मतलब है कि इनसे निकल रहे हैं, बनते यहाँ नहीं है ये दोनों हार्मोन पोस्टीरियर लोब। सबसे पहला हार्मोन है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ये एडीएच। फिर ये शुरू कर देते हैं। अच्छा, ऐसे, ठीक है। मैंने पहले भी आपकी खिदमत में ये अर्ज की थी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन के नाम में ही इसका काम लिखा हुआ है। ठीक है। इसका ही दूसरा नाम है वेसोप्रेसिन। ठीक है। एंटी डायूरेटिक के नाम में ही इसका काम लिखा हुआ है। कैसे लिखा हुआ है ये देखो, एंटी। एंटी का मतलब क्या मतलब होता है? मुखालिफ होना। ये आंटी नहीं है, ये एंटी है। एंटी का मतलब होता है मुखालिफ होना। और डायूरेटिक का क्या मतलब होता है? यूरिन बनाना। ठीक है। तो एंटी डायूरेटिक यूरिन बनाने के मुखालिफ होना, तो ये वाला हार्मोन यूरिन बनाने के मुखालिफ है। यानी कि ये बॉडी को कहेगा कि यूरिन कम बना। ठीक है। तो मिसाल के तौर पर अगर कोई बंदा कम पानी पी रहा है, या एक बंदा है जो बहुत ज्यादा गर्मी में है, गर्मी वाले एरिया में है, और उसकी बॉडी में पानी की पहले ही कमी है, तो ये हार्मोन ज्यादा मिकदार में निकलेगा और किडनीज को कहेगा कि कम यूरिन बनाओ। किडनीज ने यूरिन बनाना होता है ना, तो उनको कहेगा कि कम यूरिन बनाओ। असल में ये हार्मोन आप पीछे भी पढ़ के आए हुए हैं हीमोस्टेसिस वाले चैप्टर। ठीक है। तो आपको तो पता होना चाहिए इसके बारे में। तो ये किडनीज को कहेगा कि कम यूरिन बनाओ। ठीक है। तो किडनी से फिर कम यूरिन बनेगा, क्योंकि गर्मी है और जिसम में पानी के पहले ही कम। एक तो इसका ये काम। इसके दूसरे नाम, नाम वेसोप्रेसिन है और इसके दूसरे नाम में ही इसका काम लिखा हुआ है। दूसरा काम ये क्या करता है? ब्लड वेसल्स को प्रेस करता है, उनका डायमीटर थोड़ा करता है। तो उसको हम कहते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं वेसोप्रेसिन। अच्छा। पहली लाइन उसने लिखी है कि इस हार्मोन, ये हार्मोन बनता कब है, यानी कि सॉरी, बनता नहीं, सक्रिएट कब होता है? बन के ये पड़ा रहता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, लेकिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ये निकलता कैसे, कब है? इट्स secretion इज caused बाय डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर। तो ये निकलता है जब ब्लड प्रेशर कम होता है। जब ब्लड प्रेशर कम होता है, या ब्लड वॉल्यूम कम होता है, या ऑस्मोटिक प्रेशर ब्लड का कम होता है, तो इन तीनों सूरतों में बॉडी में पानी की कमी हो रही है असल में। ठीक है। तो ये जब बॉडी में पानी की कमी होती है, तो हाइपोथैलेमस में कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, जिनको हम कहते हैं जिनको हम कहते हैं ओस्मो रिसेप्टर्स। यानी कि ओस्मो रिसेप्टर्स का क्या मतलब है? कि ऐसे रिसेप्टर्स है हाइपोथैलेमस में जो कि पानी को, ओस्मो वर्ड पानी के लिए यूज करते हैं। तो ओस्मो रिसेप्टर्स जो होंगे वो पानी को डिटेक्ट करेंगे कि कितना पानी है बॉडी में। तो हाइपोथैलेमस में जो पानी के डिटेक्ट करने वाले रिसेप्टर्स है ना, वो पानी को डिटेक्ट करेंगे। और जब पानी की मिकदार कम होगी ब्लड में, तो एडीएच को रिलीज करवाएंगे। ठीक है। ये पिक्चर है। इस पिक्चर से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ। ये एक नेफ्रॉन दिखाया हुआ है इस पर। ये अपने पिछले चैप्टर में ये पढ़ा हुआ है नेफ्रॉन। ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। इसमें ये देखो कि ये ग्लोमेरुलस बना हुआ है। ठीक है। ग्लोमेरुलस बना हुआ है। ये प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल है। ये नीचे लूप ऑफ हेनले है, ये उसका डिसेंडिंग लिम्ब है, ये असेंडिंग लिम्ब है, और ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। और ये फिर आगे कलेक्टिंग डक्ट है। ठीक है। ये एक पूरा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। ठीक है। एक समझ लगी। अब मैं, असल में मैं ये डायग्राम इसलिए मैंने बनाई कि मैं आपको समझा सकूं कि एडीएच काम कैसे करता है। देखो, आप, मैं इसे जरा छोटा करता हूँ। छोटा कर दिया। अब मैं पेंसिल निकालता हूँ। ये हाइपोथैलेमस। ठीक है। हाइपोथैलेमस तक जब ब्लड आएगा, ये ब्लड की ब्लड वेसल है, कोई भी ब्लड वेसल। ठीक है। इसमें ब्लड आया। ठीक है। इसमें ब्लड आया, तो हाइपोथैलेमस में कुछ रिसेप्टर होंगे।
ये रिसेप्टर मैंने बनाए। ये ये रिसेप्टर जो हैं ये डिटेक्ट करेंगे कि ब्लड में पानी कम है। ठीक है, रिसेप्टर डिटेक्ट क्या करेंगे कि ब्लड में पानी कम है। तो ये हाइपोथैलेमस आगे क्या करेगा, सिग्नल भेजेगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, नर्व इम्पल्स की फॉर्म में सिग्नल भेजेगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी को कि तुम्हारे पास जो मैंने एंटी डायूरेटिक हार्मोन स्टोर किया हुआ था ना पहले, वो रिलीज कर दो। पोस्टीरियर पिट्यूटरी को मैं पी पी से लिख रहा हूँ, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पहले पी से मरा था पोस्टीरियर, दूसरे पी से मरा था पिट्यूटरी, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से फिर एडीएच रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो एडीएच जाके क्या करता है, एडीएच जाके यहाँ पर एक्ट करता है। ठीक है, और यहाँ से क्या करता है कि ये ट्यूब्यूल से पानी निकाल कर, सॉरी सॉरी, ये ट्यूब्यूल से पानी निकाल कर वापस, ये ब्लड वेसल भी साथ में दिखाई गई है असल में ना, मैंने ये थोड़ी सी सॉरी मैं बताना भूल गया कि ये देखो ये ग्लोमेरुलस है, ये प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, ये डिसेंडिंग लिम्ब है, असेंडिंग लिम्ब है लूप ऑफ हेनले का, उसके बाद डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट है, ऐसा ही था। और इसके साथ साथ ब्लड वेसल भी चल रही है, ये देखो ये ब्लड वेसल है, ये रेड कलर की जो ब्लड वेसल्स है, इधर भी ब्लड वेसल्स है, इसके बाद यहाँ भी ब्लड वेसल, यहाँ भी हर जगह पर साथ साथ ब्लड वेसल भी चल रही होती है नेफ्रॉन के। तो ये एडीएच क्या करेगा, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन डीसीटी पर, यानी डीसीटी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को कहते हैं डीसीटी, तो डीसीटी पर एक्ट करेगा और पानी निकाल कर ब्लड में वापस भेज जाएगा। ताकि और फिर इससे देखो पानी नेफ्रॉन से अगर निकाल कर ये ब्लड में भेजेगा तो इधर कम पानी जाएगा ना, इधर कम पानी जाएगा, और आगे यही पानी जो है यानी कि यही आगे जाकर यूरिन बनेगा, ये फ्लूइड जो है यही आगे जाकर यूरिन बनेगा। तो देखो जब, देखो तो अब देखो कि जब ज्यादा पानी हम यहाँ से नाली से निकाल कर ब्लड वेसल में डाल देंगे तो आगे पानी कम जा रहा है, इस तरह आगे कम पानी कम जाएगा तो यूरिन में पानी कम होगा। ठीक है, यूरिन में जब पानी कम होगा तो यूरिन कम बनेगा, बस सिंपल सी बात है, यूरिन होता ही ज्यादातर पानी है, थोड़े से में तो यूरिन कम बनेगा, इसीलिए इस हार्मोन को हम एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहते हैं। ठीक है, तो यूरिन कम बनेगा जब ये पानी कम जाने देगा यूरिन, पहली बात ये। दूसरे नंबर पर, दूसरे नंबर पर रिसेप्टर ऑस्मो रिसेप्टर्स जब ये डिटेक्ट करेंगे कि ना ब्लड में पानी कम है, जब मैं ब्लड में, ब्लड तो खुद बेसिकली 90%, 90% पानी है ब्लड के, अगर मैं 100 हिस्से करूँ ना पूरे ब्लड के तो उसमें से 90 हिस्से पानी ही है। तो जब ब्लड में पानी कम है तो मतलब ब्लड का ये बहुत बड़ा कंपोनेंट है, 90% ब्लड का कंपोनेंट है जो कि कम हो गया है, पानी कम हो गया, तो इसकी वजह से ब्लड में ब्लड की मिकदार टोटल में कम हो जाएगी, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा। ठीक है, ब्लड प्रेशर भी कम हो गया है ना, तो इसको भी रिसेप्टर ये जो है ना ये डिटेक्ट करेंगे और एडीएच रिलीज करेंगे। ठीक है, तो एडीएच जब रिलीज करेंगे, एडीएच एक और काम भी करेगा सिर्फ, एक तो ये देखो इस तरीके से ये ब्लड में पानी बढ़ा देगा, ये देखो ब्लड को एडीएच जाकर ब्लड वेसल में पानी डाल रहा है, नेफ्रॉन से निकाल निकाल कर ब्लड वेसल में पानी डाल रहा है, तो ब्लड में पानी ज्यादा कर रहा है। दूसरे नंबर पर एडीएच क्या करेगा, एडीएच का दूसरा नाम है चूंकि वेसोप्रेसिन, तो ये इस हिसाब से क्या करेगा, मैं थोड़ा सा इधर से कुछ रिमूव करता हूँ। ठीक है, इतनी समझ लगी ना, तो मैं यहाँ पर कुछ बना देता हूँ। हमने पढ़ा था कि ब्लड वेसल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ब्लड वेसल के अंदर की एक एंडोथेलियल सेल की लेयर होती है ऐसे, ये चैप्टर नंबर 14 में पढ़ा था। और इसके साइड पर मसल्स होते हैं, ये मैं मसल्स का रंग डिफरेंट कर रहा हूँ। ठीक है, पीले रंग के मसल है, ये देखो ये मसल है, ये मसल की लेयर है। ओ, ऐसा ही होता है। और मसल्स के साइड पर क्या है, मसल्स के साइड पर फाइबर पड़ा हुआ है। ऐसे ही होते हैं ना ब्लड वेसल के सबसे अंदर एक एंडोथेलियल सेल्स की लेयर होती है, उसके साइडों पर मसल होता है और मसल के साइडों पर फाइबर्स होते हैं। तो ये एडीएच क्या करेगा, तो एडीएच का दूसरा काम क्या होगा, ये इन सॉरी सॉरी, एडीएच का दूसरा क्या काम होगा, ये इन पीले मसल्स पर यानी कि ब्लड वेसल्स के जो मसल्स हैं उन पर जाकर एक्ट करेगा और इनको
कॉन्ट्रैक्ट करवा देगा, जिसकी वजह से ब्लड वेसल का डायमीटर कम हो जाएगा। पहले अगर इतना डायमीटर है ना, फिर इतना रह जाएगा। ठीक है, अंदर वाला डायमीटर। तो जब ब्लड वेसल का डायमीटर कम होगा, तो कम कम ब्लड भी होगा तो उसका प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। चूंकि वॉल्यूम कम हो गया ना, तो वॉल्यूम के का प्रेशर के साथ इन्वर्सली रिलेशन है। ठीक है, ब्लड वेसल का वॉल्यूम कम हो गया। ठीक है, तो फिर ब्लड प्रेशर जो है वो इस तरीके से भी ये बढ़ाता है। तो इसलिए इसको वेसोप्रेशन भी कहते हैं, क्योंकि ये वेसल की, ये देखो वेसल को प्रेस कर दिया, छोटा कर दिया वेसल को। ठीक है, तो इस तरीके से ये वेसल को प्रेस करके भी ब्लड प्रेशर बढ़ा रहा है। एक तो पानी पूरा कर रहा है, दूसरे नंबर पर ब्लड वेसल को भी प्रेस कर रहा है। ठीक है, तो इसके इसी तरह से दो नाम है, एडीएच और वेसोप्रेसिन। ठीक है, एक्सटर्नल सेंसरी स्टिमुलाई आल्सो इन्फ्लुएंस हाइपोथैलेमस न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। ठीक है, हाइपोथैलेमस के न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स जो है वो भी वो एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये फिर जो है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ये हार्मोन निकलता है, एडीएच या वेसोप्रेसिन। इंक्रीज्ड लेवल, यानी कि एडीएच का अगर लेवल इंक्रीज क्या होगा तो क्या होगा? एक तो वाटर रीअब्जॉर्प्शन होगी डिस्टल पार्ट ऑफ नेफ्रॉन से, डीसीटी से और कलेक्टिंग डक्ट से। ठीक है, यही मैंने बताया था ना कि एडीएच क्या करेगा। एडीएच एक तो डीसीटी से और एक कलेक्टिंग डक्ट से पानी निकाल निकाल कर वापस ब्लड वेसल में डालेगा, तो यही इसी को कहते हैं रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अच्छा, और दूसरा इसने जो काम है कि वेसोप्रेसिन यानी कि ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करवाता है, वो यहाँ आपकी बुक में लिखा नहीं है, लेकिन ये भी इसका ही काम है। ठीक है। अच्छा, इसके इसके लिहाज से उसने एक बीमारी भी यहाँ पर बताई है। ठीक है, और वो बीमारी चूंकि बताई है तो उसका मैं भी जिक्र करता हूँ। कुछ कंडीशन में ऐसा होता है कि हाइपोथैलेमस जो होता है, ये हाइपोथैलेमस है, इससे एडीएच बनना बहुत कम हो जाता है या रुक जाता है, या कुछ दिमागी खराबी आ जाती है, यानी बीमारी आ जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से एडीएच बनना बंद हो जाता है, या फिर कुछ दवाइयां भी ऐसी ही हैं। जैसे एक दवाई होती है लिथियम। लिथियम का एल आई से ये इजहार करते हैं ना, लाइक हाइड्रोजन हीलियम लिथियम। जो ये लिथियम है ना, पीरियोडिक टेबल में तीसरा एलिमेंट लिथियम, इसको साइकेट्री में हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये दवाई भी क्या करती है, हाइपोथैलेमस से जो एडीएच है उसको नहीं बनने देती, ये रोक देती है इसको। तो इस सूरत में क्या होगा आपके तो ख्याल में? अगर एडीएच ना बने तो क्या होगा? अगर एडीएच नहीं बनेगा तो यहाँ से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन, यहाँ से भी वाटर की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। तो क्या होगा कि वाटर जब रीअब्जॉर्ब नहीं होगा तो सारा पानी फिर आगे चला जाएगा, और यूरिन जो है वो बहुत ज्यादा बनेगा। तो यूरिन जो होगा वो बहुत ज्यादा बनेगा। तो यूरिन जब बहुत ज्यादा बनेगा तो बहुत ज्यादा यूरिन बनता जाएगा, तो पानी से फौरी निकलता जाएगा ना। पानी जिसम से फौरी निकलता जाएगा यूरिन बन बन के। तो फिर बंदे को प्यास भी बहुत ज्यादा लगेगी, बंदा एक साइड से पानी पी जाएगा और एक साइड से यूरिन करी जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन को जिसमें एडीएच बहुत कम हो जाता है और इसकी वजह से बंदे को बहुत ज्यादा यूरिन आता है और बहुत ज्यादा प्यास लगती है, इस कंडीशन को हम कहते हैं डायबिटीज इंस्पाइडस। डायबिटीज इंस्पाइडस, यानी कि जो शुगर है, एक होती है ना डायबिटीज मेलाइटस, जो हमारी नॉर्मल शुगर होती है, यह है डायबिटीज इंस्पाइडस। इंस्पाइडस का मतलब है इंस्पाइडस का मतलब है टेस्टलेस, और मिलाइटस का मतलब है मीठा। मीठा, मिलाइटस वर्ड मेल से निकला है जिसका मतलब है मीठा मीठा। तो डायबिटीज वर्ड यूज करते हैं, डायबिटिक का, डायबिटीज जो ओरिजिन है ना वर्ड का, डायबिटीज निकला कहाँ से है? वर्ड डायबिटीज निकला है यूरिन से। डाइयूरीज जो वर्ड है ना, डाइयूरीज, इसी से मिलता जुलता है डायबिटिक वर्ड। तो ये डायबिटीज, मैं इसको यहाँ से मिटा कर आपको बताता हूँ थोड़ा सा। हाँ, तो एक होती है डायबिटीज इंस्पाइडस और एक होती है डायबिटीज मेलाइटस। देखो, डायबिटीज का मतलब है यूरिन। ठीक है, मेलाइटस का मतलब है मीठा। ठीक है,
तो जो डायबिटीज मेलाइटिस की बीमारी होगी इसमें यूरिन मीठा होगा, क्योंकि शुगर जो होगी वो यूरिन में ज्यादा निकलेगी। ठीक है। और शुगर यूरिन में ज्यादा निकलने की वजह से यूरिन ज्यादा है। डायबिटीज शुगर वाले बंदों को यूरिन ज्यादा आता है ना, जो नॉर्मल शुगर वाले बंदों को। तो इस डायबिटीज मेलाइटिस में यूरिन में शुगर ज्यादा होगी, जिसकी वजह से यूरिन जो है वो मीठा ज्यादा होगा। ठीक है, डायबिटीज मेलाइटिस में यूरिन मीठा होगा, तो इस वजह से इसको डायबिटीज मेलाइटिस कहते हैं। जबकि डायबिटीज इंस्पाइडस में भी यूरिन ज्यादा ही होगा। ठीक है। लेकिन शुगर की वजह से यूरिन नहीं ज्यादा हो रहा है, यानी कि ग्लूकोज नहीं यूरिन में ज्यादा निकल रही है। यहाँ पे ऐसा है कि मैंने कहीं यहाँ पर यूरिन में ग्लूकोज ज्यादा बना दी हो। ठीक है। यहाँ पर ग्लूकोज नहीं डायबिटीज इंस्पाइडस में ज्यादा निकल रही। ठीक है। तो इसका जो यूरिन होगा ना डायबिटीज इंस्पाइडस में, यूरिन तो ज्यादा होगा, लेकिन वो यूरिन जो होगा वो टेस्टलेस होगा, यानी कि वो मीठा नहीं होगा। इंस्पाइडस का मतलब ही टेस्टलेस होता है। ठीक है। तो ये फर्क है इन दोनों में, कि डायबिटीज मेलाइटस में यूरिन ज्यादा होगा, डायबिटीज इंस्पाइडस में भी यूरिन ज्यादा होगा। ठीक है। क्योंकि इन दोनों के नाम में डी आ रहा है, डायबिटीज का मतलब ही ये है कि यूरिन ज्यादा हो रहा है। लेकिन डायबिटीज मेलाइटिस में यूरिन क्यों ज्यादा हो रहा है? क्योंकि यूरिन में ग्लूकोज ज्यादा हो रही है। ग्लूकोज अगर यूरिन में ज्यादा आएगी ना तो वो पानी को खींच लेगी, जिसकी वजह से यूरिन में पानी ज्यादा होगा तो यूरिन ज्यादा बनेगा। तो इसका यूरिन में चूंकि ग्लूकोज ज्यादा होगी तो ये यूरिन मीठा होगा, डायबिटीज मेलाइटिस। जबकि डायबिटीज इंस्पाइडस में भी यूरिन तो ज्यादा होगा, लेकिन इस यूरिन में ग्लूकोज ज्यादा नहीं होगी। इस यूरिन में ग्लूकोज ना ज्यादा होने की वजह से ये यूरिन मीठा नहीं होगा, या टेस्टलेस होगा। तो इसको हम कहते हैं डायबिटीज इंस्पाइडस। और ये यूरिन ज्यादा क्यों होता है? ये और डायबिटीज मेलाइटिस में तो यूरिन ग्लूकोज की वजह से ज्यादा हुआ है ना। ये यूरिन ज्यादा क्यों हुआ? क्योंकि एडीएच कम हो गया है। एडीएच कम होने की वजह से नेफ्रॉन से ब्लड वेसल में पानी नहीं है। ठीक है। तो ये पानी सारा आगे चला गया है, ये देखो कलेक्टिंग डक्ट से, और यूरिन ज्यादा हो। अब तो सब आगे ही हो गया है ना। चलो। अ लैक ऑफ दिस हार्मोन यानी कि एडीएच या वेसोप्रेसिन की कमी की वजह से प्रोड्यूस्ड डायबिटीज इंस्पाइडस एक बीमारी होती है, जिसको हम कहते हैं डायबिटीज इंस्पाइडस। जिसमें होता क्या है, प्रोडक्शन ऑफ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ डाइल्यूट यूरिन एंड ग्रेट थर्ड, जिसमें बहुत पतला यूरिन बनता है, यानी कि जिसमें पानी बहुत ज्यादा होता है। और साथ में बहुत ज्यादा प्यास भी लगती है, ये मैंने आपको बताया। ठीक है, प्यास भी क्यों लगती है और यूरिन भी क्यों ज्यादा होता है। लास्ट वाला हार्मोन पिट्यूटरी का, और हार्मोन का नाम है जी, हार्मोन का नाम है जी ऑक्सीटोसिन। ठीक है। ऑक्सीटोसिन पहली बात तो ये है कि निकलता कैसे है पिट्यूटरी से। ये लिखा भी हुआ है। इट इज रिलीज इन इट्स रिलीज इज स्टिमुलेटेड बाय डिस्टेंशन ऑफ सर्विक्स, डिक्रीज इन प्रोजेस्टेरोन लेवल इन ब्लड एंड न्यूरो स्टिमुलाई ड्यूरिंग पार्चुरेशन एंड सकलिंग। चार चीजें लिखी हुई हैं जिसकी वजह से ये निकलता है। ये मैं आपको बताता हूँ। ये भी हार्मोन बिल्कुल एडीएच की तरह हाइपोथैलेमस बनाएगा, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर करवाएगा, और फिर सिग्नल भेजेगा, तो ये हार्मोन बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये ऑक्सीटोसिन। लेकिन हाइपोथैलेमस सिग्नल कब भेजता है? हाइपोथैलेमस सिग्नल भेजता है सबसे पहले जब बच्चा पैदा हो रहा होता है। तो ए, अगर मैं आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम आगे पढ़ेंगे, अगर मैं आपको थोड़ा सा ड्रा करके दिखाऊं, तो बच्चा दानी की कुछ इस तरह की शक्ल होती है। मैं बहुत सिंपल करके बना रहा हूँ, ये बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है, लेकिन समझाने के लिए। ये यूट्रस होता है उसमें, और ये नीचे वाला हिस्सा सर्विक्स होता है। ठीक है, सर्विक्स होता है। और सर्विक्स के नीचे ये जो बिल्कुल एंड वाला हिस्सा है, ये वाला, ये वेजाइना होती है। ठीक है जी। जब बच्चा बेसिकली ऐसे कुछ होता है। ठीक है। जब बच्चे का जो सर सर इस तरफ होता है, बच्चे का नीचे की तरफ, जब बच्चे का सर सर आकर सर्विक्स को थोड़ा तंग करता है ना यहाँ पर,
यानी कि इसको बच्चा पैदा होने वाला होता है, तो जब सर तरह नीचे आता है और यूट्रस तरह खुलती है, तो यूट्रस से सीधा सिग्नल जाता है हाइपोथैलेमस को। और हाइपोथैलेमस आगे सिग्नल भेजता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी को कि ऑक्सीटोसिन रिलीज करो, जो तुम्हारे पास स्टोर किया। और ये ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, वापस पीछे यूट्रस पे जाएगा यहाँ, और यूट्रस के मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा, ताकि बच्चे कॉन्ट्रैक्शन, जिसको हम आम जबान में पंजाबी जबान में कहते हैं दर्द देने लगती है। ठीक है, तो यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन होती है, जिसकी वजह से बच्चा फिर नीचे चला जाता है और पैदा हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से एक तो ये ऑक्सीटोसिन की रिलीज इस तरीके से होती है। दूसरा, जब बच्चा अपनी मदर का निपल को सक करता है, ब्रेस्ट के निपल को सक करता है, तो इसके लिए मेरे पास पिक्चर है। हाँ, ये वाली पिक्चर, ये असल में एक ब्रेस्ट दिखाई गई है, ये ऊपर। ठीक है, ये एक ब्रेस्ट दिखाई गई है, और ये उसी ब्रेस्ट में इस तरह की थैलियां सी होती है, और इसी थैली को एक को बड़ा करके दिखाया गया, ये उसका निप्पल दिखाया गया ब्रेस्ट का। ठीक है, ये ब्रेस्ट का निप्पल दिखाया गया। जब बच्चा यहाँ पर मुंह लगाकर इसको सक करेगा, तो यहाँ से सिग्नल जाएंगे कहाँ, हाइपोथैलेमस को। क्योंकि हाइपोथैलेमस तो सारी, मतलब बॉडी से जो निप्पल के ऊपर स्किन होती है ना, तो स्किन से सारे सिग्नल दिमाग तक जाते हैं, और दिमाग में हाइपोथैलेमस तक ये अब ये सिग्नल जाएगा। तो हाइपोथैलेमस को जब पता चलेगा कि बच्चा सक कर रहा है, तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, पिट्यूटरी को कहेगा कि ऑक्सीटोसिन, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को कहेगा कि ऑक्सीटोसिन जो मैंने तुम्हारे पास स्टोर करवाया हुआ था, इसको रिलीज कर दो। ठीक है, और ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, ऑक्सीटोसिन आकर यहाँ पर एक्ट करेगा, ये दिखाया मायोएपिथेलियल सेल। यानी कि ये जो थैली है ना, ये बड़ी करके दिखाई हुई है, सिर्फ एक थैली बड़ी करके यहाँ दिखाई हुई है। और ये देखो, ये थैली में अंदर एक लेयर है सेल्स की, और इसके बाहर मसल पड़े हुए हैं, 3 मसल दिखाए हुए हैं, ये लाल रंग के मसल दिखाए हुए हैं, इनको हम कहते हैं मायोएपिथेलियल सेल्स। ठीक है, मायो वर्ड जहाँ भी आया तो इसे समझ जाए कि ये मसल है। ठीक है, तो ये मसल पर जाकर एक्ट करेगा, और इन मसल्स को भी कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा। ऑक्सीटोसिन का एक ही काम है हमारी बॉडी में, मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाना। ठीक है, तो ये यहाँ पर भी जब मसल को इनको कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा, तो यहाँ पर जो दूध पड़ा होगा, यहाँ पर दूध होता है, तो यहाँ पर जो दूध पड़ा होगा वो बाहर निकल आएगा। तो यहाँ से भी अगर, यानी कि यहाँ से भी दूध बाहर आएगा, यहाँ भी दूसरा भी दूध बाहर आएगा, यहाँ से भी दूध बाहर आएगा, तो यहाँ आएगा, और यहाँ से बाहर आकर बच्चे के मुंह में चला जाएगा, क्योंकि बच्चा यहाँ पर सक कर रहा है। ठीक है, अच्छा जी। अच्छा, एक उसने बताया कि ये डिस्टेंशन ऑफ सर्विक्स, मैंने बता दिया ना कि जब बच्चा पैदा होने वाला होता है, तो वो उसका सर जब सर्विक्स को तंग करता है, उसको जरा खुला करता है, तो फिर ये ऑक्सीटोसिन पैदा होता है। मैंने सारे रिवाइज करवा दिए। अब उसके अलावा ये कह रहा है कि पार्चुरेशन और सकलिंग, सकलिंग तो वही सकिंग, जो बच्चा कर रहा है उसको कहते हैं सकलिंग, और पार्चुरेशन कहते हैं यही जो बच्चे के पैदा होने वाले प्रोसेस को ही कहते हैं पार्चुरेशन। तो इसमें मैंने बता दिया कि कैसे ये ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रहा है। और डिक्रीज इन प्रोजेस्टेरॉन लेवल में भी ऑक्सीटोसिन, जबकि प्रोजेस्टेरॉन कहाँ से बन रहा था, अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, शायद आपको भूल गया, और अभी आप चीजें रिवाइज करोगे ना बार बार, ये ज्यादा है, नॉलेज बहुत ज्यादा है यहाँ पर लिखा हुआ, सिर्फ एक पेज पर बहुत ज्यादा नॉलेज लिखा हुआ है, इसलिए मुझे इतना घंटा लग गया इसको पढ़ाने। तो प्रोजेस्टेरॉन कब बनता है, प्रोजेस्टेरॉन बनता है जब फॉलिकल, मैंने बताया था, FSH जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, वो ओवरी में जाएगा, वहां से एक फॉली को सिलेक्ट करेगा, उसकी ग्रोथ करवाएगा, वो फॉलिकल जब बड़ी हो जाएगी उसमें एग बन जाएगा, तो LH आएगा, LH उस फॉलिकल को फाड़ देगा, उसमें से एग निकाल देगा। पीछे पीछे जो चीज रह गई है उसको वो येलो कलर का कर देगा, और वो बन जाएगी कॉर्पस ल्यूटियम। और उस कॉर्पस ल्यूटियम पर LH भी एक्ट करेगा, और प्रोलैक्टिन भी एक्ट करेंगे, दोनों एक्ट करके वहां से प्रोजेस्टेरॉन बनवाएंगे। ठीक है, तो प्रोजेस्टेरॉन सारी प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ज्यादा रहते हैं। ठीक है, और जब बच्चे की पैदाइश होने लगती है, तो एकदम से प्रोजेस्टेरॉन के लेवल गिरते हैं, नीचे आ जाते हैं प्रोजेस्टेरॉन के। ये कॉर्पस ल्यूटियम से ही प्रोजेस्टेरॉन बेसिकली बन रहा होता है। तो वो सारी प्रेगनेंसी में ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो
प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को अप करता है, लेकिन जैसे ही प्रेगनेंसी का टाइम आता है प्रोजेस्टेरॉन के लेवल के गिरते हैं। जब प्रोजेस्टेरॉन लेवल गिरेंगे फिर भी ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, और ऑक्सीटोसिन हमें पता है कि ये बच्चा पैदा करवाने में कितना अहम पार्ट प्ले कर रहा था। मैंने अभी आपको सारा समझाया कैसे वो बच्चा पैदा करवाते हैं। और दूसरे नंबर पर ये दूध माँ के ब्रेस्ट से दूध निकालने में भी एक अपना पार्ट प्ले करता है, ठीक है। तीसरी बात ये है कि आपने अक्सर सुना होगा कि वो भैंसों को टीका लगाकर उनको उनसे दूध दोते हैं, ठीक है। तो वो भैंसों को जो टीका लगाते हैं वो भी ये ऑक्सीटोसिन ही होता है, ठीक है। वो भैंसों को टीका लगाते हैं तो वो ऑक्सीटोसिन जाकर उनकी ब्रेस्ट पर एक्ट करता है, और वहाँ के मायोएपिथेलियल सेल को कंट्रैक्ट करवा के वहां से दूध निकाल देता है, तो वो दूध फौरन से निकाल आता है। अच्छा, प्राइमरी एक्शन इज ऑन स्मूथ मसल। मैंने पहले भी बताया कि ऑक्सीटोसिन का सारा काम हमारी बॉडी में स्मूथ मसल पर ही है, स्मूथ मसल को जगह कॉन्ट्रैक्ट करवा देगा। पर्टिकुलरली इन द यूट्रस, यानी कि बच्चा तनी में। ये चाइल्ड बर्थ के दौरान मैंने सारा एक्सप्लेन किया कि कैसे बच्चा तनी यूट्रस पर जाकर एक्ट करता है, बट या चाइल्ड बर्थ में। एंड आल्सो कॉज मिल्क इंजेक्शन फ्रॉम मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड बेसिकली ब्रेस्ट, ब्रेस्ट को ही कहते हैं, कि मेमोरी ग्लैंड से कैसे मिल्क को बाहर निकालता है, वो भी मैंने सारा एक्सप्लेन किया। ठीक है। ठीक है जी, यहाँ तक हमने आज पढ़ा है। आगे हम थायराइड ग्लैंड कल पढ़ेंगे। तब के लिए अल्लाह हाफिज।